बेस्ड टेक्निकल एजुकेशन की हम पैरवी करेंगे, क्योंकि जो भी लोकल रिसोर्सेस है उस पर आधारित ही रहे हैं, बाजार में आ रहा है। लेकिन ये टाइमिंग जो पीरियड रहता है उसका उगाने का यानी बोने का, तो आदिवासी का कितना विकास होगा? पूरे हर साल 2 करोड़ बांटा जाएगा, पूरे हर 4 साल सिर्फ 2 करोड़। 2 करोड़। आप ये बताइए कि आपको टिक्की के माध्यम से अभी वर्तमान में किस प्रकार से हमारे युवाओं को और युवा मतलब जितने भी टिक्की में आना चाहेंगे कि किस प्रकार का आप लोग मदद दे। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये सब देख रहे हैं, ये हम लोग एक नई उद्यमी लोग हैं, यानी कि देखा जाए तो सिंपल शब्दों में देखा जाए तो हम लोग ये लोगों को कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार भी बोल सकते हैं। और तमाम चीजों हम लोग देखते हैं, हर एक दिन हम लोग हर एक ये में देखते हैं। लेकिन राजनीति लोग से हम लोग बात करते हैं, सामाजिक लोग से बात करते हैं। आज हम लोग का ये खास होने वाला है, ये हम लोग आज बात करेंगे, ये बिजनेसमैन लोग भी हैं। तो ये बिजनेसमैन लोग से क्या संवाद करेंगे, काहे कि बहुत सारे चीजें हम लोग देखते हैं कि बिजनेसमैन में आदिवासी समाज कई ये में पीछे हैं। आज ये लोग पीछे होते हुए भी लोग काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का हम परिचय जानना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग आगे संवाद करेंगे। परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम रामेश्वर बिरोवा हुआ और मैं ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज चाईबासा में अध्यक्ष के पद पर हूँ। हाँ, उनको बताइए। सभी को जोहार। मेरा नाम अनमोल पिंगवा हो गया और मैं ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जिला सचिव हूँ। हाँ, उनको दीजिए। सभी को जोहार। मेरा नाम भावेश रिमिल पारिया है और मैं ट्राइबल इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में सह सचिव के रूप में पदाधिकारी हूँ। बिल्कुल, आगे भी हम लोग इधर। जोहार सभी को। मैं छोटेलाल तामसोए और ट्राइबल इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का प्रथम अध्यक्ष, और इस चैम्बर का जो शुरुआत हम ही लोगों ने किया था और जो अब आपके सामने फलीभूत हो रहा है। बिल्कुल, उनको सर को दीजिए। सभी को जोहार। मेरा नाम सुशांत हेम्ब्रोम है और ट्राइबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मैं सदस्य हूँ। बिल्कुल, आज हम लोग बात करेंगे काहे कि ये इसको लेकर के अभी सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे टिक्की क्या है, इसका कौन ये करेंगे, टिक्की क्या है। काहे कि टिक्की आप लोग का जो ये है टिक्की है ना, टिक्की क्या चीज है, इसका फुल फॉर्म क्या है और टिक्की के बारे में आप लोग किस प्रकार से ये शुरुआत की है, इस बारे में थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालें आप। ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज शॉर्ट फॉर्म इसका टिक्की है। व्यवसाय के क्षेत्र में एक जानी मानी संस्था है, व्यवसायियों का एक समूह है। बहुत से महानगरों में, बहुत से राज्यों में और देश में भी व्यवसायियों का समूह है और आप उसे CII नाम से भी जान सकते हैं। झारखंड में FJCCI फेडरेशन ऑफ झारखंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। इसी तरह से चाईबासा में अगर देखेंगे तो चाईबासा चैम्बर का आप नाम सुनते होंगे। तो ट्राइबल्स का यानी कि आदिवासियों का अपना एक चैम्बर गठन है जिसका नाम है ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और जो देश के 17 राज्यों में सक्रिय रूप से आदिवासियों के हित में, आदिवासियों के लिए सरकार के साथ आदिवासी व्यवसायियों के लिए पॉलिसी मेकिंग में भागीदारी निभाता है। बिल्कुल, ये टिक्की आप लोग जान लें क्या होता है। और हम लोग अभी ये सारे लोग बिजनेसमैन हैं और सबसे पहले तो हम लोग अभी बिजनेस को लेकर के हम लोग बात करेंगे। टिक्की के साथ जब से आप जुड़े हैं, यानी कि आप लोगों ने टिक्की का जो स्थापना किया, उसके बाद में आप लोग क्या क्या काम किए, आप इससे हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग सभी से ये करते हैं। अभी तक टिक्की में क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका और कितने दिनों से काम कर रहे हैं, किस किस क्षेत्र में आपने कदम रखे हैं? देखिए, टिक्की से हमारा जुड़ाव अभी 2 साल से है और बाकी पहले से टिक्की जो है, भूतपूर्व हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं अनिल कुमार हेम्ब्रोम जी, उनसे पहले तामसोई जी रह चुके हैं और गबर सिंह हेम्ब्रोम जी को आप जान रहे हैं, वो भी सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन पुराने हमारे मेंबर्स थे और अध्यक्ष सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया है। अभी जब मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ तो पिछले साल मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व तो मिला है और जैसे ही हमें अध्यक्ष पद का दायित्व मिला, हमने नए नए सदस्यों को जोड़ने का काम किया है। जो भी हमारे
व्यवसायी हैं, आदिवासी व्यवसायी, उनको जागरूकता फैलाने के लिए हम लोगों ने अभी तांतनगर में भी एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया। और उसके बाद फिर टीआरटीसी के सहयोग से, टीआरटीसी में भी वहाँ के जो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र हैं उनको हमने जो भी योजना होती है सरकार की और व्यवसायियों के लिए जो भी हित की बातें हैं उन तक हमने पहुंचाया और उन्हें भी व्यवसाय में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक इसी तरह बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान चलाया जाता है, जिसको आरसेटी नाम से जाना जाता है, और चाईबासा में जो डिलिया मार्चा में अवस्थित है, वहाँ भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को हमने प्रोत्साहित किया और उन्हें व्यवसाय में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित किया। मैं और सचिव जी साथ ही रहते हैं ज़्यादातर बिल्कुल, कार्यक्रमों में। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो इस क्षेत्र में आकर के आपने कहाँ कहाँ मतलब काम लिया, या टिकी के या से आप जो मतलब डेवलप का काम किए, जो भी है अपना टेंडर लेने का काम किए, इस बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा तो अभी ट्राइबल चैम्बर यहाँ चाईबासा में अभी संगठन पूर्ण रूप से बना नहीं है, मतलब मजबूत नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी बातचीत कर ही रहे हैं कंपनियों से टेंडर्स को लेकर के। फिलहाल मैं तो 17 सालों से व्यवसाय में हूँ। हाँ, फिर भी और- आपने व्यवसाय में क्या क्या व्यवसाय किए हैं? और मेरा एक कंप्यूटर कोचिंग चलता है, एक कंसल्टेंसी फर्म है, एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का भी फर्म है। तो ये 3 व्यवसाय हमारा चलता है। हमारे साथी लोग हैं, हमारे स्टाफ हैं जो मैनेज करते हैं। बिल्कुल, आगे उनको दीजिए। हाँ, इस क्षेत्र में आके किस प्रकार से आपने काम किया, पहले तो काम सब जाना जाए। अच्छा, मैं लगभग 2020 से जुड़ा हुआ हूँ ट्राइबल चैम्बर से, और मैं काफ़ी समय से, मतलब देखा जाए तो मैं एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ। तो इसमें मैं काफ़ी समय से ट्राइबल लोग के क्षेत्र में देखता हूँ कि किस तरह से रोजगार का होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसा, इन चीज़ों पे भी मेरा काफ़ी ज़्यादा रुझान रहा है। और जब मैं चाईबासा आया, पहले मैं कंपनीज में काम किया करता था, वहाँ जैसे एमएनसी कंपनीज है उसमें थे, एज अ रिसर्च एनालिस्ट रहा। फिर मैं छुट्टियों में कोविड पे आया, तो उस समय मैं ट्राइबल चैम्बर के बारे में पहले ही से मैं सुन चुका था और जुड़ा भी था। मैं बोकारो धनबाद की टीम में पहले से जुड़ा था, और साथ साथ में जब मैं यहाँ चाईबासा, तो मुझे मौका मिला कि ट्राइबल चैम्बर से जुड़ने का, तो यहाँ काफ़ी समस्या मैंने देखा है और साथ साथ में भागीदारी भी रही हमारी। तो अभी जो मैं करंटली, जो मेरी जो खुद की काम है वो चल रहा है ओंगशा रिसर्च एंड एनालिटिक्स एलएलपी कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप चला रहा हूँ मैं, और ट्राइबल्स के लिए मैं रिसर्च करता हूँ अधिकांश, और मेरी फिनेंशियल डेरिवेटिव्स के ऊपर में टेक्निकल रिसर्च का वर्क चलता है। अभी जैसे आप देखिएगा कि हमारे ट्राइबल चैम्बर में पहले के समय में धीरे धीरे गति चल रही थी, क्योंकि लोग उतना जॉब के प्रति ही रहते थे हमारे आदिवासी। लेकिन अगर देखिए कोविड के बाद से कहीं ना कहीं जिस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज मेकिंग कर रही है, और जितने हमारी कुल आबादी है, पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से जॉब नहीं आ रहा है, तो लोग एक विकल्प निकाल रहे हैं कि हमें बिजनेस के क्षेत्र में आना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज है कि आदिवासी में हमेशा एक रहा है कि पढ़ना लिखना और सरकारी जॉब करना, और इसी एक सोच विचार से चलते हैं। तो क्या है कि हमारे यहाँ कभी भी हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, ना हमारे पूर्वज किए, हमारे बाप दादा कभी भी व्यापार के क्षेत्र में कभी रहे नहीं, और हमारे पास कोई गाइडलाइन या हेल्पिंग सपोर्ट कभी रहा ही नहीं है। अगर हम बिजनेस के बारे में बात अगर करना चाहें, तो हमको लगता है कि एक भी आपको नहीं मिलेंगे जो आपको प्रॉपरली बताए। या तो बोलेंगे किसी से सजेशन ले लो, या तो ये कहेंगे नेगेटिव इतना ज्यादा आपको कहा जाएगा कि आप लोग नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं, जैसे फिनेंशियल लेके प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग कृषि से ज्यादातर जुड़े हुए रहते हैं या जंगलों से ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो हमारे पास इतनी जो इनकम सपोर्ट होना चाहिए वो सपोर्ट ना होके, या नॉलेज सपोर्ट भी नहीं रहता है और इनकम भी नहीं रहता है, तो हम लोग बिजनेस में जिस तरह से हमें आना चाहिए उस जगह तक हम लोग पहुंच नहीं पाते। एक है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो बिजनेस का होना चाहिए वो तक नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल, आपने मतलब ये आपका जो पार्ट है वो आपने किया। हाँ, तो यहाँ पे जब हम लोग ट्राइबल चैम्बर में जब मैं जुड़ा, तो यहाँ पे भी मैंने देखा कि नहीं, बहुत सी चीज यहाँ पे करने का, और ये जो पैन इंडिया में डेवलप किया गया है, जिसमें आईएएस आईपीएस लोग सारे जुड़े हुए हैं, और ये हाई कमीशन एडवाइजरी कमेटी में भी है, और ये एडवाइस भी करते हैं कि सरकार को कि आदिवासियों की किस तरह का प्रॉब्लम है। हमारे जब तक प्रॉब्लम हमें पता नहीं रहेगा तब तक हम पॉलिसी कैसे डेवलप कर पाएंगे, ड्राफ्टिंग कैसे कर पाएंगे। कहा कि अभी हम लोग सबसे पहले संवाद ये करेंगे कि हम लोग क्या क्या किए हैं इस बारे में। अभी तक आप टिक्की में जुड़ के, या फिर आपने पहले बिजनेस क्या क्या किए और बिजनेस के क्षेत्र में कैसे आए? जी, मैं टिक्की से 2023 से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस क्षेत्र में
मेरा बिजनेस है प्रॉपर अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल्स का है। जितना भी सीमेंट हुआ, छड़ हुआ, फिर आपका पेंट्स हुआ, ये सब में मेरा ज़्यादा बिजनेस का काम रहता है। और टिक्की में जुड़ने के बाद मैंने देखा कि और बिजनेस क्षेत्र में भी रहने के बाद मैंने देखा कि हमारे जो अभी इस जनरेशन के लोग जो अभी बिजनेस में आ रहे हैं, इन्हें बेसिकली नॉलेज नहीं है। जैसे कि अनमोल जी ने बताया कि हमारे पूर्वज वगैरह जो है उन्हों किसी को नॉलेज नहीं था। ठीक है, चलिए अब हमारे जनरेशन के लोग जो आगे आ रहे हैं तो इन्हें ठीक है, चलिए अब थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, बिजनेस में रहते हुए में सीख रहे हैं। सीखते हुए में बहुत अभी फिर ऐसा भी हो जाता है कि लॉसेस वगैरह भी देखना होता है, फाइनेंशियल और ये सब भी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह सब भी देखना पड़ता है। जीएसटी वगैरह के बारे में भी हमें बहुत सब कुछ आइडिया नहीं रहता है, तो उस सब चीज़ के बारे में भी हमें सीखना होगा। तो अभी जैसे जैसे आ रहे हैं लोग तो सीख रहे हैं, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा भी नहीं कि एकदम ज़ीरो नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है। लेकिन हाँ, मेरे को एक बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई मेरे से आके पूछता है कि भैया जीएसटी के बारे में कैसे क्या कर होता है, जीएसटी रिटर्न्स कैसे करते हैं, लोन्स अगर बैंक से अगर लोन लेना होता है तो उस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ के बारे में बताने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम लोग इससे बात करते हैं, काहे कि बहुत सारा चीज अभी सर आप टिक्की से जुड़ करके और पहले भी आप क्या क्या बिजनेस अभी तक में किए हैं, ताकि एक बार सभी को फिर से जोहार। टिक्की पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में पहली बार 2017 में हम लोगों ने इसको स्थापित किया था, और उस समय बसंत तिर्की जी और उनकी टीम यहाँ आई थी। तब हम लोगों ने सोचा कि हमारा पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में, खासकर कोल्हान के पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में हो बहुल इलाका में हम लोग को पारंपरिक कृषि के अलावे व्यापार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। तो इस सोच को लेकर 2017 में इसकी स्थापना हुई पश्चिमी सिंहभूम में, और उसी समय उससे कुछ साल पूर्व ये ऑल ओवर इंडिया में इसकी स्थापना हुई थी, और धीरे धीरे इसका ब्रांच बढ़ते बढ़ते यहाँ पश्चिमी सिंहभूम में आया। तो उस समय मैं प्रथम अध्यक्ष के रूप में इसका पदभार ग्रहण किया था, और साथ में हमारे गब्बर सिंह हेम्ब्रम जी जो सचिव थे। तो हम लोगों ने पूरे हो समाज में, हो समुदाय में इसको आगे बढ़ाया। और प्रारंभिक जो हमारा दौर था वो बहुत ही कठिन था, क्योंकि व्यापार को लोग संगठित रूप में नहीं देख पा रहे थे। छोटे छोटे व्यापारी के रूप में, या तो हम लोग हणिया, चना, यही सब बेचने तक हम लोग सीमित थे उस समय। लेकिन अब एक नया आयाम, नया क्षेत्र में हमारे लोग आ रहे हैं। और मैं जब इससे जुड़ा तो मैं एक बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामों को आगे बढ़ाया, और इसके साथ में समाज में और भी लोगों को हम लोग आगे लाए हैं। और इस्टेब्लिशमेंट पीरियड में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि स्थानीय प्रशासन के साथ हम लोग तालमेल कैसे रखें। तो उस पहचान को बनाने के लिए हम लोगों ने डीसी सर के यहाँ गया, जिला उद्योग केंद्र में हमने साथ में गया, और साथ ही साथ आदिवासियों को व्यापार के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने के लिए हम 2017 में ही पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हमने जुड़ा, ताकि जो पहले से उनकी समझ है उस समझ को हम आदिवासी समाज के बीच में कैसे लाएंगे, और एक व्यवसायी के रूप में हमारे भाइयों को आगे बढ़ाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, और कहां कहां से हम लोग इस चीज को फुलफिल कर सकते हैं। तो दूसरे चैम्बर के साथ मिलकर आदिवासी चैम्बर को और हमारे उद्यमियों को हम लोगों ने तत्कालीन उस समय उद्यम रजिस्ट्रेशन, SPRS रजिस्ट्रेशन, B2B रजिस्ट्रेशन वगैरह का कार्यशाला हम लोगों ने किया। फिर जिला के अलग अलग जो विभाग हैं उनके साथ लाइजनिंग किया, और खासकर टिक्की का जो हमारा सेंट्रल टीम है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ में मिलकर पॉलिसी लेवल पर काम कर रही है। और खासकर जो PSU सेक्टर में 4% प्रोक्योरमेंट की जो बात होती है, जहां से ST/SC से ही खरीदारी करना है, तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए जमीन पर हमें काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। क्योंकि पॉलिसी तो बन गई है, लेकिन उस
प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी को पूरा करने के लिए हमारे आदिवासी भाई बहन लोग अभी तक रेडी नहीं थे। तो इसके लिए जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती थी उसको हम लोगों ने समय समय पर आयोजनों के द्वारा, NSIC के द्वारा, STSC हब के द्वारा और सेंट्रल टीम जो टिक्की थी उन्होंने हमें काफी मदद किया था। और धीरे धीरे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विस्तार से बात करेंगे। सर को दीजिए थोड़ा सा। सर यही हम लोग कहना चाह रहे हैं कि अभी तक मतलब आपने जो जो बिजनेस कर रहे थे, क्या क्या बिजनेस किया और टिक्की के द्वारा थोड़ा सा आपका जुड़ाव के समय में क्या क्या इस प्रकार किए हैं, इस बार आप ये कीजिए। 2018 से हम लोग इस क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चला रहे हैं। दो कंपनियां हम लोगों ने खोल के कॉन्ट्रैक्ट से रखी है। मतलब बिल्डिंग विल्डिंग बनाते हैं आप? हाँ जी, हेमरूम कंस्ट्रक्शन के नाम से बिजनेस है। कितने बिल्डिंग बनाए होंगे आप? अभी 25 से ऊपर 25 से प्रोजेक्ट्स ऊपर। कंप्लीट हो बिल्कुल। चुका है। और एक बैनर है हमारा कोलहुन वेंचर्स, जिससे हम लोग एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। उससे रेस्टोरेंट बिजनेस भी है उसी बैनर के तहत। और क्षेत्र में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी ट्राइबल्स जिन लोगों को पलायन का समस्या है उसको हम लोग रोकने का कोशिश कर रहे हैं। क्या कि अगर हम लोग यहाँ बिजनेस नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, तो लोग रोजगार की तलाश में कहीं ना कहीं जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। हाँ पलायन कर जाते हैं। हाँ पलायन से बहुत सारी समस्याएं भी होती है, बिल्कुल। जैसे कृषि के क्षेत्र में आज गांव-गांव घूम लीजिए, यानी जो वर्किंग बॉडी जो मेल मेंबर्स है आपको बहुत कम नजर आएंगे गांव में। बिल्कुल, पूरा जमीन भी खाली पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है, जैसे कृषि हम लोग केवल कृषि बात कर रहे हैं, लेकिन लोग अगर नहीं रहेंगे तो विदाउट मैन पावर कृषि हो नहीं सकता, बिल्कुल सही बात। है ना। और समस्याएं आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज में भी था कि हमारे यानी अंतिम संस्कार में लड़कियां लोग निकल रही है। कारण बिल्कुल क्या है? बिल्कुल, हाँ, हमें भी जानकारी है इस बारे में। लड़के है ही नहीं गांव में। एक तो पलायन का समस्या है, और ऐसा बात नहीं है कि आदिवासी क्षेत्र में जो भी वर्कर्स है वो यानी बेकार टाइप के हैं, है ना। हमारे लोग सेवा दे रहे हैं, बाकी स्टेट्स में जो पलायन कैसे हो रहा है? आखिर ये लोग कैपेबल है तब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। भले हमारे घर द्वार में इन लोगों को वैल्यू नहीं मिलता है बोल के लोग पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी एक कोई भी व्यक्ति इज्जत का भूखा होता है, अगर अपने घर परिवार में ही इज्जत नहीं मिले हाँ तो नेचुरल सी बात है, कहीं ना कहीं जहाँ इज्जत मिलता है वहाँ चल जाते हैं। बिल्कुल। दीजिए मैं हम अभी जानना ये चाहेंगे कि आदेश साहब जी या तो अनमोल जी, आप दोनों में से कोई भी आप लोग जो अच्छा ये आप लोग बता पाएंगे वो बताइएगा। अभी जो ये टिक्की मतलब ये जानना चाहेंगे कि टिक्की के साथ आप लोग टिक्की को जो संस्था बनाए हैं, टिक्की के साथ में आप लोग कौन कौन सा कंपनी के साथ आप लोग का टाई अप है? अच्छा, देखिए ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अभी जो साझेदारी या कहिए या एसोसिएटेड के मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई रांची यानी डीएफओ, जहाँ पे आपका जो डायरेक्टर है आपके गौरव सिंह जी हैं, तो उनके द्वारा कई तरह का जो भी प्रोग्राम होता है एमएसएमई द्वारा या किसी तरह का पॉलिसीज मेकिंग न्यू चीज़ें आती हैं तो उनके द्वारा भी प्रोग्राम कराया जाता है। तो हमारे ट्राइबल चैम्बर के भी लोग जाते हैं और फेडरेशन के भी लोग जाते हैं, और साथ साथ में हम लोग एसोसिएटेड भी हैं CII यानी को फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, जो कि आपका जमशेदपुर में है। जब जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी का स्थापना हो रहा था तो साथ साथ में उन्होंने एक फेडरेशन बनाया गया। जैसे पैन इंडिया में अगर आप देखिएगा कि फिक्की है, उसी तरह कोफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये क्या है कि इसमें जितने भी इंडस्ट्रीज आते हैं वो सारे लोग सम्मिलित हैं, उसमें ट्राइबल चैम्बर भी सम्मिलित है और उनका भी एक योगदान रहता है। किसी तरह का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो उस चीज़ों में वो बुलाया जाता है, या कॉन्फ्रेंसेज होते हैं उसमें हमारा भागीदारी रहता है। और साथ साथ में जो महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोग एसोसिएटेड विद द नेशनल STC हब और NSIC द्वारा है, यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के साथ भी। नेशनल STC हब का जो काम रहता है आदिवासी और दलितों के लिए, वो ग्रास रूट लेवल पे जो भी ट्रेनिंग मुहैया कराने का रहता है वो चीज़ करते हैं। वहाँ पे आते हैं, हम लोग कैंपेनिंग करते हैं, पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं,
जैसे आपको हमने बताया कि CII के बारे में बताया, नेशनल STC हब और NSIC है। NSIC का काम रहता है कि कंपनीज का जो सर्टिफिकेशंस होते हैं किस पैरामीटर में आना चाहिए या किस क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज का आना चाहिए, उन चीज़ों को वो रिकॉर्डेड करता है या डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है कि आप क्या डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं। वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कंपनी बेसिस पे। जैसे अभी दादा ने बताया प्रोक्योरमेंट्स के बारे में, यानी टेंडर आप सुने होंगे कई दफ़ा, टेंडर या वेंडर्स के जॉब्स रहते हैं, बहुत तरह का वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होता है, BDP बोलते हैं हम लोग। ये क्या है कि पहले मैं बताता हूँ, 2006 में एक अफर्मेटिव एक्शन लाया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन लाया था आदिवासियों और दलितों के लिए। और इस पे जो सबसे पहला जो लिया गया एक्शन था वो था CII के द्वारा और टाटा स्टील के द्वारा। तो उनके द्वारा ये सपोर्ट रहा कि एजुकेशन के फॉर्म पे या फंड के फॉर्म पे या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के फॉर्म पे या सोशल डेवलपमेंट के फॉर्म पे कंट्रीब्यूट करें लोगों का, जैसे हम लोग CSR भी सुनते हैं, उसी तरह के फॉर्म में रहा। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी के ध्यान में रखते रखते फिर आपका नेशनल STC हब आया। तो ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग इसके जिले लेवल पे काम करते हैं। जब टिक्की आया तो सबसे ज्यादा जो टिक्की का फॉर्मेशन हुआ, तो झारखंड ही ऐसा प्रदेश रहा जो सबसे ज्यादा नेशनल STC हब के साथ, NSIC के साथ अवेयरनेस कैंपेनिंग किए सबसे ज्यादा। और आपका ये ऑफिस कोकर में है, आप कोकर में डायरेक्टली वहां पे भी जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसमें ये चीज रहता है, जैसे अभी हमने बात किया है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज के ऊपर हम बात किया है, ये हम इसको छोटे शब्दों में ये समझाते हैं कि कोई भी कंपनीज होती है कहीं पे अगर स्टेब्लिश होते हैं या उसका कंपनी खड़ा होता है, तो वहां पे क्या है, उनका कहना है कि 20% ऑफ जो आपको मैन पावर या मशीन्स या छोटे मोटे गुड्स आइटम आपको लोकल वेंडर से परचेज करना है, यानी परचेजिंग करना है 20% ऑफ, कम से कम, ये कम से कम है, ठीक है। उसमें ट्राइबल यानी आदिवासी और दलितों को 4 से 3% का रिजर्वेशन दिया है, 3% पुरुषों के लिए और 4% महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ये चीज रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये काफी रिजर्वेशन होने के बावजूद भी हमारे लोग उसमें नहीं पार्टिसिपेशन कर पाते हैं। इसका मेन कारण ये हो सकता है कि लोगों को पता नहीं रहता है, या हम लोग उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए कि जहां आप लोग इंडस्ट्रीज में सप्लाई दे सकते हैं। जैसे सप्लाई किस तरह की चीजों में होता है, मेन पावर सप्लाई हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट टूल्स कर सकते हैं, फिर मेंटेनेंस का कर सकते हैं, सिविल वर्क्स कर सकते हैं, और अन्य तरीके के जो होते हैं n नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, लगभग 400 काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वो लोग लिस्टिंग किए रहते हैं कि उन चीजों पे आपको कंपनी को सप्लाई करना है। तो हमारा पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रहता है। हर साल अगर हमारा UCL के साथ मीटिंग होता है या टाटा स्टील के साथ रहता है, जो परसेंटाइल हमारा जो रहता है वो कम से कम बिलो 1% रहता है। आदिवासियों का जो योगदान है वो लगभग 0.25 या 0.20 के आसपास में है। मतलब आपका कहना है कि जो भी टेंडर निकलता है तो आपका योगदान बिल्कुल नहीं के बराबर रहता है। नहीं, ये हमारा नहीं, हमारे आदिवासी पूरे जो परसेंटाइल का बात करें उसमें आदिवासियों का योगदान बहुत ही कम है। कम है। देखिए, कंपनी जो होता है क्या करता है, या तो जॉब देगा, ठीक है, या तो फिर आपको वर्क देगा, यानी वर्क ऑर्डर देगा। आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं कंपनी के साथ, या तो आप एज अ एम्प्लॉयर एज अ ज्वाइन करके, या तो आप उसके साथ एज अ पार्टनर या तो एज अ वेंडर काम कर सकते हैं सप्लाई करने का। और ये छोटा मोटा वेंडर नहीं आता है, करोड़ों का आता है। आप करेंगे, स्टार्ट करेंगे 50 से स्टार्ट करेंगे, 1 लाख से करेंगे, 10 लाख से स्टार्ट करते करते वो वैल्यू इतना बड़ा हो जाता है कि आपका वॉल्यूम टर्नओवर वैल्यूज भी हो जाता है। उसके बेसिस जब एक बार आपका वॉल्यूम बनना चालू हो जाएगा तो आप उतना बड़ा बड़ा ऑर्डर लेते जाएगा, वो चीजों को ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेगा। और उसमें भी क्या है कि आपका कमीशन जो होता है वो लगभग 10 या 20% नियर अबाउट रहता है, ठीक है, यानी प्रॉफिट अर्निंग जो रहती है वो लगभग नियर अबाउट उतना का रहता है। आप कितना मेंटेन कर, ठीक है। आदेश साहब को दीजिए थोड़ा सा। आदेश साहब, ये जानना चाहेंगे कि अभी जो आप लोग चला रहे हैं, अभी हो सकता है अभी यहाँ पे 4-5 जन है और अन्य भी जो भी है, और खास करके हम लोग ये बात करेंगे कि आप लोग युवाओं को, जैसे अभी इन्होंने कहा कि GST में हमको बहुत सारा मदद मिला, आप लोग युवाओं को कैसे आमंत्रित कर रहे हैं, और ये आप यहाँ पे आके उनको क्या क्या आप लोग कागज बनाने में या किस प्रकार का मदद करेंगे टिक्की से? जी, जैसा कि ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हमेशा से युवाओं को साथ लेकर चलने को संकल्पित है। इसके लिए हम लोग जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे TRTC एक संस्था है, उनके साथ हमने 2 बार उनके प्रांगण में भी स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को जागरूक किया और उन्हें प्रोत्साहित किया।
और उसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया आरसेटी जो है स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है, वहाँ भी हमने जा कर के जो भी युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे उनको भी प्रोत्साहित किया। और पेपर वगैरह जो बनने का होता है, जैसे आप नॉर्मली जैसे जान रहे हैं जीएसटी हो गया, उद्यम आधार हो गया, आईटीआर हो गया, उसी तरह से एक करंट अकाउंट तक भी होता है। इन सब के बारे में हम लोग बताते हैं और हम लोग जानकारी देते हैं। साथ ही निःशुल्क ये सारी प्रक्रियाएं करने के लिए हम कैंप भी करते हैं। हमारा अंतिम वर्ष में 2 बार कैंप हुआ भी है और इस वर्ष हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि मार्च से हम लोग फिर से ये ड्राइव शुरू करें। बिल्कुल। और आपसे भी हम ये 2-4 सवाल हम लेंगे, काहे कि हम ये सवाल लेंगे काहे कि हम लोग अब जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब से देश आजाद हुआ जी। है ना, इसे यानी कि पश्चिमी सिंहभूम या कोलान का क्षेत्र में आदिवासी ही विधायक है। देखा जाए तो हर क्षेत्र में मतलब अलग अलग विधायक हैं, कई मतलब जी। 50-60 विधायक तो हो ही गए होंगे जब से एकदम। देश आजाद हुआ है। और आप ही लोग अभी जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं कि इस लाइन में हम लोग जीरो से आप लोग शुरुआत कर रहे हैं। एकदम। आपका दादा परदादा भी नहीं, आपका पिताजी भी नहीं, इस बारे में अब जानकारी भी नहीं था होगा, आप ही जी। पहले शुरुआत किए। तो मेरा कहना ये है कि यहाँ पे विधायक तो आरक्षण से जीत जा रहे हैं, सांसद भी आरक्षण से जीत जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी तक आते हुए नहीं देखते हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में क्यों नहीं आ पा रहे हैं और इस क्षेत्र में आने के लिए मतलब आदिवासी विधायक तो है ही हैं, लेकिन जी। ठेकेदार क्यों नहीं है अभी तक, कैसे नहीं ये हो पाया? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। इस क्षेत्र में जो व्यापार, उद्योग और ठेकेदारी बोल सकते हैं आप, इस क्षेत्र में अभी तक हमारे जो समाज के लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसका बहुत सारा कारण है। इसमें एक राज्य सरकार की जो नीतियां हैं वो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑफिस में बैठकर बनाया जा रहा है और जमीनी स्तर पर जो वर्कआउट करना चाहिए या तो होमवर्क करके इन पॉलिसियों को लागू करना चाहिए, ये चीज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो भी पॉलिसियां बन रही है राज्य सरकार की ओर से वो धरातल पर नहीं पहुंच पा रही है और आदिवासी समाज के युवा उद्यमी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, या तो उसमें कुछ कुछ ऐसी जटिलताएं हैं, पेपर वर्क हुआ या फिर जो लागत पूंजी की बात करते हैं वो सारी चीजें, या इस तरह से क्राइटेरिया बना हुआ रहता है कि आम जो आदिवासी समाज का नवयुवक है उस ओर ध्यान नहीं दे पाता है, या तो उसमें वो आगे नहीं बढ़ पाता है। दूसरा, जो हमारे क्षेत्र के विधायकों की बात आपने की, यह सच है कि ये 5th शेड्यूल एरिया में जो भी रिजर्व सीट है, हमारे स्थानीय विधायक, स्थानीय समुदाय के लोग ही विधायक, सांसद बन रहे हैं। लेकिन हमको लग रहा है कहीं ना कहीं इनके पास भी जो सोच होनी चाहिए, एक दूरगामी सोच होनी चाहिए कि इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, रोजगार से, रोजगार सृजन से, उद्यम से, शिक्षा से, कृषि से या अन्य क्षेत्र से। तो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक भी हमको लग रहा है कि जो पॉलिसीज बनना चाहिए, नीति बनने चाहिए या उस तरह का विधायक आना चाहिए सदन में, वो नहीं आ रहे हैं। और अगर उन लोग चाह लें कि इस क्षेत्र का विकास हमें करना है तो हम लोग साउथ का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि साउथ में जो भी विधायक, सांसद बनते हैं उनके कार्यकाल में आपने देखा हो कि उन लोग एक एक माइलस्टोन सेट करके जाते हैं। जैसे ये माइलस्टोन एक मेडिकल कॉलेज के रूप में हो सकता है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हो सकता है, या फिर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वहाँ स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध कराए। साथ में सरकार और विधायक को कुछ वैसे पॉलिसीज बनानी चाहिए जो स्थानीय लोगों के विकास में सहायक हो। लेकिन अब तक हमको नहीं लग रहा है कि झारखंड में इस तरह की कुछ विशेष नीतियां बनी हो जिसके लिए कि, क्योंकि आज अगर आप वर्तमान बजट की भी बात करते हैं ना, तो बजट में ये मन लुभावन बजट हो सकता है, ये विशेष वर्ग या तो विशेष आर्थिक औद्योगिक घरानों के लिए बजट है। ये अगर आप हमसे अगर पूछिएगा कि क्या यह आम लोगों का बजट है या आम व्यवसायियों के लिए, उद्यमियों के लिए ये बहुत अच्छा बजट है, तो मैं तो ना ही कहूंगा। क्योंकि ये जो बजट है सारा स्लैब इस तरह से बटा हुआ है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही इसका लाभ मिल रहा है। जो आम
9 व्यवसायी हैं, 9 उद्यमी हैं। इन लोग आगे बढ़ के कदम आगे बढ़कर इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ पर पलायन की स्थिति बनी हुई है, बेरोजगारी की समस्या है। साथ में साथ एजुकेशन के क्षेत्र में भी हमें इस तरह का काम करना चाहिए कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन और लोकल बेस्ड टेक्निकल एजुकेशन की हम पैरवी करेंगे, क्योंकि जो भी लोकल रिसोर्सेस है उस पर आधारित कौशल विकास केंद्रों का संचालन होना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से बहुत ही सुंदर चीज आया था कौशल विकास केंद्र, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ आप देख रहे हैं। इस क्षेत्र में जितने भी लोगों ने कौशल विकास केंद्र से प्रशिक्षण लिया सभी बार आज वे पलायन करके चेन्नई, मद्रास, मुंबई, हैदराबाद सारी जगह जा रहे हैं। तो हम स्थानीय रिसोर्स का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? स्थानीय रिसोर्स में आपका मैन पावर भी है और नेचुरल रिसोर्स भी है, सारा चीज कोई और ले जा रहा है। तो इससे हमारे समाज को, लोकल लोगों को, स्थानीय व्यवसायियों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये चीज एक हम पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हम आदिवासी समाज में आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबके साथ सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी समाज हाशिए पर छूट ही जा रहा है। ये सिर्फ एक कहावत बन के रह गई है, जो मैं देख पा रहा हूं एक व्यवसायी के रूप में। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड 20 साल हमने सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया है, वहां पर भी जो हम लोगों ने देखा है, या एजुकेशनिस्ट के रूप में मैं शिक्षक भी रहा हूं, तो सारा चीजों को जब मैं पाता हूं ना कहीं शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ आर्थिक सहायता जो सरकार की तरफ से होना चाहिए, और कुछ कुछ पॉलिसीज वैसे बनने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए होना बीच में सरकार की ओर से झारखंड सरकार हमारे माननीय हेमंत सोरेन सरकार पिछले सरकार में कहा गया जी। था कि आप लोगों को सारे आदिवासी उद्यमी को यानी कि जी। सभी को 25 करोड़ का ठेका हम देने का बिना गारंटर का देंगे, इस प्रकार का बातें उन्होंने कही थी। ये कागजों पे रहा कि धरातल में भी आया? ये जो उनका ये बात था, ये सुनने में हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आज आदिवासियों के हित के लिए हेमंत सरकार सोच रही है। लेकिन फिर जब आप जो बोले ना, ये कागजी प्रक्रिया बनकर रह गई है, क्योंकि धरातल पर वो आए ही नहीं है। धरातल पर आने का मतलब, क्योंकि मैं डेवलपमेंट सेक्टर से हूँ, तो जहां आप इनपुट डालते हैं कोई चीज का, आउटपुट भी आने चाहिए, और आउटपुट के बाद में मतलब 10 साल बाद उसका प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ा। तो इस क्षेत्र में जब आपका प्रभाव ही नहीं पड़ा, इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये नतीजा क्या हुआ? शून्य हो गया। तो इससे समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। आपने सारा चीज जरूर लागू किया। जब तक अगर आप एक फैक्ट्री लगाते हैं और वहां पर पूंजी लगती है, सारा चीज होती है, और उस क्षेत्र के लोगों को वहां से लाभ मिल रहा है, वहां का बाजार का विस्तार हो रहा है, लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, शैक्षणिक स्तर में सुधार हो रहा है, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, ये जो बाद की जो इफेक्ट है, बाद का जो प्रभाव है, ये अगर देखने को मिल रहा है, तो तब हम बोलेंगे ये एकदम बहुत ही सुंदर चीज है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप पब्लिक मनी का बर्बादी कर रहे हैं। हम बिल्कुल। हम ये हमारे ओर से ये जानकारी हमें चाहिए कि यहाँ पे आदिवासियों के पास आता जमीन है, जी है ना, और हम लोग देख रहे हैं कि पूरा जमीन खाली पड़ा हुआ है। हाँ, कहीं भी कृषि नजर नहीं आ रहा, सिंचाई नजर नहीं आ रहा है ना। तो आप लोग इस पे, अगर आप लोग को सरकार मुहैया करेगा, क्या क्या आप लोगों को संसाधन अगर मिलेगा तो आप लोगों को फुलफिल कर पाएंगे? संसाधन, देखिए कृषि क्षेत्र में संसाधन की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है पानी का। अधिकांश हमारे क्षेत्र में यानी कृषि करने के लिए पानी का बहुत समस्या है। पानी सरकार मुहैया कराएगी तो हो सकता है समस्या का समाधान हो, क्योंकि अधिकांश जितना भी है हमारे जिले में आप खेती देख रहे हैं, यानी साल में एक बार ही खेती होती है। अच्छा, इसमें साल में आप लोग धान का ही खेती करने में इंटरेस्ट रखते हैं कि बाकी चीज को भी खेती करने का इंटरेस्ट रखते हैं? क्योंकि हमको तो कहीं नजर नहीं आता है। दूसरे यूपी बिहार हम लोग ट्रेन में जाते हैं, दिल्ली वगैरह, तो वहां पे हम लोग को तमाम चीज दान करने के बाद में बहुत सारा चीज लोग बुआई करते हैं, लेकिन यहाँ तो आदिवासी क्षेत्र में नहीं होता है। कि इसका कारण क्या है? नहीं, लोगों का कोशिश तो रहता ही है करने का, लेकिन रहा सवाल कि इतने बड़े क्षेत्र में मान लिया कोई सब्जी पे कन्वर्ट हो रहा है ना,
और अभी भी सब्जी हमारे आदिवासी लोग उगा ही रहे हैं, बाजार में आ रहा है। लेकिन ये टाइमिंग जो पीरियड रहता है उसका उगाने का यानी बोने का, वो टाइमिंग आपका धान के चलते मिस होता है। और टाइमिंग ही यानी आमदनी का स्रोत है। जैसे जब बाहर मंडी से सब्जी हमारे मंडी में घुसती है, तब हमारे लोग उसको रोपना चालू करते हैं, है ना। जब स्टॉक्स बहुत अधिक हो जाता है तब हमारा उत्पाद निकलने लगता है। तो किसान जो भी मेहनत किया है वो यानी पेनीलेस हो जाता है, यानी कीमत एकदम गिर जाता है। कीमत गिर जाने से इन लोगों को अपना मेहनताना भी नहीं मिल पाता है। तो समस्या मेन है कि अगर पानी के क्षेत्र में सरकार काम करे, पानी के क्षेत्र में काम करे, पानी प्रोवाइड करे नहर द्वारा या बोरिंग, डिप बोरिंग सब कृषि क्षेत्र और में ऐसे दिया भी जाए। हो कि जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं कि जरूरी है कि सबको टमाटर ही उगाना है, ऐसे तो नहीं है कि वो अदरक भी उगा सकता है, हाँ। प्याज भी उगा सकता है, आलू भी उगा सकता है। इस प्रकार का क्या तो हाँ, मास्टर जी इस पर हम एक बात जोड़ना चाहेंगे कि हेम्ब्रम जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए, देखिए पानी सरकार कहीं से लाकर तो देगी नहीं। ये तो गंगा वाला परियोजना नहीं है कि गंगा से पानी लाकर यहाँ देंगे। तो हम इसीलिए बोले कि हमारे विधायकों को या तो वहां पर जो विधानसभा में इस तरह के पॉलिसीज बननी चाहिए कि पानी का जल संचय हम कहाँ से करेंगे। क्योंकि मैं झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी में भी काफी दिनों वर्षों तक काम किया, और हम लोगों ने क्या किया कि एक एक गांव को तालाबों से आच्छादित कर दिया। एक गांव में 22 तालाब है। अगर आप पोटका चाकड़ी गांव जाते हैं, हमने वहां पर 24 तालाब दिया हम लोगों ने कल्याण विभाग की ओर से। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी की अपनी सोच थी, लेकिन वो सरकारी नीति के तहत नहीं थी। और आज वहां के किसान एक मजबूती के साथ खड़े हैं और कृषक के रूप में खड़े हैं। तो यही चीज अगर हम पश्चिमी सिंहभूम की बात करते हैं तो यहाँ पानी के लिए जल संचय कैसे होगा, या भूमि का जल हो, जल स्रोत हो, वर्षा का जल हो, या तो नदियों का जल हो, उसका संचय करना, उसको रोक कर रखना, यह ज्यादा जरूरी है। साथ में आज हम लोग इतने बार, क्योंकि हम जिला एक्सपोर्ट कमेटी के भी सदस्य हैं, तो ये पाते हैं कि यहाँ पर हम लोग कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं हो पाया है। अभी भी एक कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार है, लेकिन उसका अभी तक किसी को टेंडर नहीं दिया गया कि उसका मैनेज मेंटेनेंस कैसे करेगा, रख रखाव कैसे होगा। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बहुत बड़ा अभाव है। और हेम्ब्रम जी ने बताया कि जैसे बाहर से सब्जी आ रहा है और यहाँ पर बिक रहा है, काफी ऊंचे दामों में भी बिक रहे हैं। तो यहाँ के किसानों ने छोटे छोटे स्तर पर अपने स्तर से शुरुआत तो किया है, लेकिन जब तक पानी है तब तक वो कर रहे हैं, लेकिन सालों भर या तो द्विफसलीय कृषि नहीं ले पा रहे हैं। ये जरूर इस तरह की चीजें, अगर इस तरह की चीजें यहाँ पर आती तो पलायन से बहुत सारे चीजों को हम लोग रोक सकते हैं। पलायन रोक सकते हैं, बहुत बड़ी बात आप लोग ने कहा है। सरकार को आप लोग मदद करना चाहते हैं, पलायन को रोकना चाहते हैं। थोड़ा सा आप लीजिए और इस बारे में ये रखिए कि आप लोग अभी भविष्य में क्या क्या करने वाले हैं। क्या अगर सरकार आप लोग को अगर मदद करती है तो क्या क्या कर सरकार से क्या उम्मीद है राज्य और केंद्र अच्छा, सरकार से? इसमें कुछ बातें मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे इस बार का आपने जो बजट देखा आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए जो बनाया गया है, ये कोई काम का नहीं रहा। जैसे मान के चलो, उन्होंने कहा है कि पहले साल जो भी अभी आएंगे 5 लाख महिलाएं आएंगे, उनको 2 करोड़ तक का दिया जाएगा राशि मदद के तौर में। आप बताइए, आदिवासी और दलित दोनों ही उसमें है, तो आदिवासी का कितना विकास होगा? पूरे हर साल 2 करोड़ बांटा जाएगा पूरे 4 साल। सिर्फ 2 करोड़ 2 करोड़ ऑन फॉर नेक्स्ट ईयर में। आप बताइए, प्रत्येक वेंडर को या वेंडर नहीं, ये उद्यमी, महिला उद्यमी को दिया जाएगा। मतलब प्रत्येक महिला उद्यमी को 2 करोड़ देना चाहिए। नहीं, 2 करोड़ नहीं, ये पूरा एक बजट ही है 2 करोड़ का। 2 करोड़ का 2 करोड़ का मतलब 1-1 लाख बांटो। 1 लाख भी नहीं देना आएगा, वो भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अभी मान के चलिए हमारी कितनी महिला लोग, जैसे इसमें आदिवासी और दलित दोनों ही शामिल है। अभी बताइए पूरे देश में हमारे आदिवासी और दलित कितने होंगे, और महिलाओं को अगर देखा जाए रेशियो कितना होगा।
तो उससे आपको क्या लगता है कि ये 2 करोड़ का कुछ बजट काम आएगा? ना, बिल्कुल, नहीं आएगा। एक-एक रुपया के हिसाब एक से। काम नहीं आएगा। उसको क्या 10,000 में या 5,000 का जो आप देंगे, ये तो क्या होगा, कुछ काम का नहीं रहा। तो इस तरह का बजट्स लेके आइएगा तो उनको कम से कम सरकार को खुद भी सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, बेस असेसमेंट जो सर्वे होता है वो सही तौर पे करना चाहिए। ये चीज नहीं किया गया। अभी ये बहुत तरह का चीजें लाए हैं, जैसे मान के चलिए जो उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई भी किया है, जिसको उन्होंने बढ़ा दिया है। जैसे इन्वेस्टमेंट एज अ टर्नओवर पे भी बढ़ा के उन्होंने टर्नओवर लगभग आपका पहले जो था आपका 5 करोड़ का हुआ करता था कोविड के समय में, अभी 10 करोड़ का कर दिया। अभी मान के चलिए जो महिला लोग हैं या जो भी आदिवासी या दलित कर रहे हैं, जो पहले का जो था उनका ओल्ड था लगभग 1 करोड़ का था, तो लगभग वो टेंडर फाइट करके भी 1 करोड़ तक पहुंच भी जाते तो उनको मिल भी जाता था। अभी वो लोग कर रहे हैं बिजनेस लगभग 5 करोड़ का भी 10 करोड़ कर दिया गया टर्नओवर वैल्यू जो होता है। अभी मान के चलिए कि कोई बंदा है जो कर रहा है जिसका भी 1 करोड़ के आसपास में या छोटा बिजनेस है 50 लाख के आस में वो उसका टर्नओवर वैल्यू है। अगर किसी दिन वो टेंडर निकाल दिया कि भैया हमको चाहिए 10 करोड़ का टेंडर वाला, तो फाइट नहीं कर पाएगा। नहीं, और वो तो क्या करेगा, जो पहले से जो बड़े दिक्कू लोग जिसको हम लोग कहते हैं, वो लोग अगर जिसका 20 करोड़ का बिजनेस है, 30 करोड़ का बिजनेस है, उसके लिए तो 10 करोड़ का टेंडर या बिजनेस लेना बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। अभी जैसे आप बोलिएगा कि जो हम लोग यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजों पे पॉलिसीज मेकिंग पे करना चाहिए। जैसे स्टार्टअप इंडिया के बारे में हम बात करेंगे, जो पॉलिसी झारखंड में बनाया जाता है, ये 2016 के आसपास में स्टार्टअप पॉलिसी का लाया गया था, रघुवर दास के सरकार के टाइम में। वो उनके सरकार खत्म होते होते तक में वो लागू भी करना चाह रहे थे। उसका हेमंत सोरेन आए 2020 में 17 में किया, फिर 2020 में भी करना चाहे, फिर 21, 22, 23 करते करते हर साल करना कोशिश कर रहा है, लेकिन वो स्टार्टअप पॉलिसी कभी लागू ही नहीं हो पाता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया जा रहा है, क्रेडिट के ऊपर में भी अब बात किया जा रहा है। ये सारे चीज बहुत गलत तरीके से मतलब हो ही नहीं पा रहा। आदिवासी के लिए अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उद्यमी के तौर पर देखा जाए कुछ भी नहीं। ठीक है, ये चीज होगी। जैसे इन्होंने अभी एक बताया, बहुत बढ़िया बात बताया कि एग्रीकल्चर के फील्ड में करना चाहिए। तो एग्रीकल्चर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, जैसे मान के चलिए कि उनको भी है, अगर मान के चलिए कि एक्सपोर्ट को भी प्रमोशन करने के लिए उन्होंने काउंसिल बनाया है, लेकिन वहां पे भी कोई काम नहीं आ रहा है। तो आदिवासियों के लिए तो कुछ रहा ही नहीं है अभी तक में, अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलो अध्यक्ष जी को दीजिए। और अध्यक्ष जी आप ये बताइए कि आप टिकी के माध्यम से अभी वर्तमान में किस प्रकार से हमारे युवाओं को और युवा मतलब जितने भी टिक्की में आना चाहेंगे कि किस प्रकार का आप लोग मदद देंगे और आप लोग का क्या प्लान है? हमारे जो भी युवा साथी व्यवसाय के क्षेत्र में आना चाहते हैं, हमारे लिए उनके पास बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी जैसे यहाँ पर हम लोग कार्यशाला करने जा रहे हैं नेशनल SCST हब और NSIC के साथ, कि जो भी युवा साथ में आएंगे उनको एज ए वेंडर रजिस्ट्रेशन हम लोग कंपनीज के साथ करवाएंगे। जैसे यहाँ टाटा स्टील है, रुंगटा है, इसी तरह से और भी कंपनियां हैं, UCIL है जादूगोड़ा में। तो इनके साथ हमारी ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है और उन्होंने कहा भी है, कंपनीज से जो भी वरीय अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि आप अपने साथियों को लाइए। सारी ज़रूरतें जो व्यवसाय के लिए होती हैं, सप्लाई करने के लिए होती है, एज ए वेंडर के लिए होती हैं, GST रजिस्ट्रेशन, ITR, करंट अकाउंट, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह से परिपूर्ण जो भी युवा साथी हमारे साथ आते हैं उनको एज ए वेंडर जोड़ा जाएगा और उनका बिजनेस जो है कंपनीज के साथ बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, हम लोगों ने इस बारे में आज ज़्यादा तो नहीं बात कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ है और इस बारे में सीखने के लिए आप लोग टिकी से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे चीज़ हम लोग का जनप्रतिनिधि पे आता है, विधायक पे आता है, संसद पे आता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे बातें उन सभी तक पहुंच रहे होंगे, बातें सुन रहे होंगे, तो उम्मीद करेंगे कि इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने चाहिए। देखा जाए तो हमारे कोलान क्षेत्र में सैकड़ों आदि पूर्व विधायक मतलब 50-60 से पूर्व विधायक रह चुके हैं। उस हिसाब से 50-60 यहाँ पे मतलब क्या बोलेंगे, वेंडर होना चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए, इस प्रकार का दिखता नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ वर्तमान का जो जितने भी MLA है, MP है और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री है, सभी इस पे आदिवासी कैसे करके बिजनेसमैन में आगे बढ़े इस बारे में सोचे जरूर। और इस पे हम लोग हाँ, इसमें हम लोग कुछ बोलना भी चाहेंगे कि हम लोग एक ट्राइबल चैम्बर है, हम लोग सालाना एक प्रोग्राम कैलेंडर भी निकालते हैं और इसमें कई तरह के विभागों पे हम लोग काम करते हैं। अभी जैसे हमने रिसेंटली मोरिंगा की खेती के ऊपर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया था, जो कि आने वाला टाइम में हो सकता है कि बहुत बड़े रूप में भी किया जा सकता है और इनको हम लोग फिर दोबारा करेंगे। हम लोग का मेन फोकस है कि
ट्राइबल चैम्बर के थ्रू, यानी जो इस एरिया में जो भी हम लोग कर रहे हैं, जैसे महुआ के उत्पादन पे हो गया या खाने पे मड़ुआ पे हो गया या और भी कोई वेजिटेबल्स है जो हम लोग यहाँ पे बड़े क्षेत्र में कर सकते हैं, तो इसका हम लोग का बात हो रहा है कि आपका जो जिला उद्योग केंद्र उनके द्वारा भी काफी सपोर्ट में है इमली के उत्पादन के ऊपर में, कि एक्सपोर्ट्स को हम लोग को बढ़ाना। तो हमारा जो मेन फोकस अभी जो नेक्स्ट हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम या मीटिंग जो करवाएंगे वो अपेडा के साथ कराने का हमारा एक प्रोग्राम है, और एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया उसके साथ एक है, और साथ साथ में हम लोग अलग अलग तरह के विभागों के साथ, एग्रीकल्चर के साथ भी स्पेसिफिकली ट्रेनिंग कराई, जिसमें लो इन्वेस्टमेंट पे हम लोग कम से कम इंटर कर पाए। दूसरा हो जा रहा है कि टाटा स्टील के साथ मिलकर हम लोग एक पब्लिक प्रिक्योरमेंट यानी वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कराने का है। तो इसमें जो लोग ITI में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के लेवल में बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं, वो वेंडर का एक कम से कम आए प्रोग्राम और सीखे कि इंडस्ट्री लेवल में किस तरह से हम लोग एज एम्प्लॉय के रूप में नहीं, आप काम करना चाहते हैं काम करिए, लेकिन काम करने के बाद सीख के आने के बाद खुद भी आप टेंडर ले यहाँ पे आके, ये चीजें टेंडर के ऊपर में भी हम लोग कई तरह के प्रोग्राम लाएंगे। और खास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग का कोशिश है कि माइक्रो यूनिट्स, गांव में माइक्रो यूनिट्स होना चाहिए, कोई भी खाने पान के लेने की चीजें जो होती है वो चीज होना चाहिए। इससे क्योंकि छोटे छोटे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज अगर होते हैं तो प्लान की समस्या रुक जाएगी। अभी जैसे क्या हो रहा है कि गांव देहात में कि युवा वर्ग जो कह रहे हैं कि युवा वर्ग अब तक प्लान हो चुके हैं, महिला हो या पुरुष हो, ये दोनों यंग लड़की जो लोग होते हैं वो लोग चले गए, किशोर जिसको बोलते हैं हम लोग। और अभी के डेट में आपको देखेंगे कि खाली बूढ़े लोग हैं या औरत लोग हैं जो काम करते खेती बाड़ी करते हैं। अगर मान के चलिए अगर खेती बाड़ी को अगर हम लोग सही ढंग से या मार्केट प्लेस अगर हम लोग नहीं देंगे ना, ये आने वाली समस्या कई ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे लोग काफी ज्यादा प्लान कर जा रहे हैं, और आपको ये जान के हैरानी होगा कि झारखंड एक लेबर के ऊपर में टैग लाइन लग चुका है कि भाई हमको कहीं पे लेबर चाहिए काम कराने के लिए या घर में एक नौकरानी चाहिए। तो झारखंड एक होता ना एक ब्रांड आइकॉन जैसा रिप्रेजेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग किसी चीज के स्किल को इंप्रूव नहीं करते हैं ना, तो हम लोग छोटे मोटे लेबर का काम को इतना ज्यादा वैल्यू दे चुके हैं कि आप कहीं भी साउथ में अगर जाइएगा या मुंबई में जाइएगा, दिल्ली में जाएगा, वो आपसे यही चीज पूछेगा आप झारखंड से हैं। हमारे यहाँ झारखंड के लोग लेबर लोग बहुत काम करते हैं, नौकरानी बहुत काम करते हैं। तो ये झारखंड में एक टैग लाइन लग चुका है। तो ये बहुत ही सुनने में बहुत ही खराब लगता है, लेकिन यही बात है। तो झारखंड को भी कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना चाहिए, हमारे जो MLA या MP है इनको भी ये देखना चाहिए कि इस तरह का ठेपा हमारे ऊपर लगा जा रहा है, इन चीजों को कैसे दूर किया जाए, इन चीजों पे भी गौर करने की बातें हैं, और इन चीजों को प्लान को कैसे रोका जाए। तो ये हमारे तरफ से बहुत ही कोशिश है कि इन चीजों को करें। और जो हमारे यहाँ जो युवा लड़का लोग आज के देख रहे हैं कि चाईबासा में या जमशेदपुर या उड़ीसा के लोग भी हैं, बिजनेस में इंटर कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक बिजनेस का कोई भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो हम लोग सारे लोग सभी से हम लोग बात कर चुके हैं, इस प्रकार का बहुत सारे चीज बातें हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसमें हम लोग अंतिम तो हम लोग जनप्रतिनिधि से ही संवाद करना आने वाला दिन में हम लोग करेंगे। काहे कि अगर पलायन को रोकना है, अभी सर ने जिस प्रकार से कहा कि अगर झारखंड को मतलब लेबर का टैग लगा दिया है कि झारखंड से ही लेबर आते हैं ज्यादातर, तो उम्मीद करते हैं कि सारे लोग, अगर झारखंड से लेबर का बात हो रहा है तो झारखंड यानी कि झारखंड या हमारा कोलान का एक MLA को भी लेबर का टैग दिया जा रहा है। ये बड़ी हास्यास्पद और एक तरफ से सोचा जाए तो शर्म की बात भी है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे पास जमीन आता पूरा जमीन भरा हुआ है, जमीन भरने के बाद हम लोग हर तरफ देखते हैं जमीन है, उसके बाद और हमारे यहाँ कोलान में तो इतना खनिज संपदा भरा हुआ है कि हम लोग सोच से ऊपर है। देखा जाए तो हमारा देश में अगर सोने का चिड़िया बोला जाए तो झारखंड को नाम दिया जाता है, लेकिन झारखंड सोने का चिड़िया आदिवासी के पास है, लेकिन उसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोच को बढ़ाने का जरूरत है और दायरा को बढ़ाने का जरूरत है, और यह जो क्षेत्र का विकास कैसा हो इस पे सोचने का जरूरत है। और बड़े बड़े चीजों पे तो बाद में बोले, छोटे छोटे पलायन को कैसे रोका जाए इस पे पहले हम लोग को फोकस करने की जरूरत है। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जगह शेयर करें, नौकरी के साथ साथ बिजनेस पर करें, हम लोग विभिन्न प्रकार का टेंडर वेंडर और सारा प्रकार का हम लोग करें। इसी के साथ हमें तमाम आप लोगों को बात कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। हो सकता है आपके अगल बगल आप भी अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, और साथ में इसमें कैसे घुसने का आपको ये है तो इसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं तमाम चीजों के लिए। इसी के साथ हम लोग तमाम आप लोगों को संवाद करते हुए पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।